Ji, next we are going to discuss about the second portion of this chapter, which is known as osmoregulation and excretion. Osmoregulation is basically the regulation of fluids or water or solute in the body, while excretion is the removal of the waste material from the body. नाइट्रोजन की फॉर्म में है, अमोनिया की फॉर्म में है, यूरिया की फॉर्म में है, जिस भी फॉर्म में उसको रिमूव आउट करना है थ्रू द बॉडी. So this is basically the elimination or the removal of the metabolic waste product from the body of the animal. This process is known as excretion. वो प्रोसेस जिसके थ्रू मेटाबॉलिक एक्टिविटी जिसमें कैटाबॉलिज्म भी शामिल है, एनाबॉलिज्म भी शामिल है, तोड़ फोड़ भी होती है, न्यू फॉर्मेशंस भी होती हैं, उनके रिजल्ट में कोई वेस्ट मटेरियल है तो वो जो प्रोड्यूस होता है उस वेस्ट प्रोडक्ट को डेफिनेटली वो टॉक्सिक है या वो एक्स्ट्रा है तो उसको बॉडी से रिमूव कर जाना चाहिए, मूव आउट कर जाना चाहिए. This process is known as excretion, through which process it will remove out from the body. This is known as excretion. Ab osmoregulation, basically this is the control of movement of water and solute in the body. This is called the osmoregulation. Water as well as the solutes, other fluid materials which are present in the body. Osmo conformers, जिस तरह हमने थर्मो कन्फर्मर्स की बात की थी कि उनमें ऑलरेडी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है एनवायरमेंटल टेम्परेचर के साथ ही, और उनको ज़्यादा कोई चेंजेस करने की या अडॉप्टेशंस की ज़रूरत नहीं होती. सिमिलरली देयर आर osmo conformers, the animals which maintain the osmotic concentration of their body equal to external environment. It not efficient type, it have no efficient type of osmoregulation क्योंकि इनका ऑलरेडी सिस्टम के साथ मेंटेन है, इनको ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती है उसकी मेंटेनेंस के लिए, अपने वाटर को, बॉडी में वाटर कंटेंट्स को और बाकी जो फ्लूइड्स हैं उनकी उनको मेंटेन करने के लिए. नेक्स्ट वन इज द osmoregulators, the animals that maintain their body fluid at different osmotic concentration from surrounding environment. अगर बाहर ज्यादा कंसंट्रेशन है, इनकी बॉडी को कम कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है तो ये उसको भी मेंटेन करते हैं. अगर बाहर कम है और अंदर ज्यादा है तो ये उसको भी मेंटेन करते हैं. अभी जब हम थोड़ी एग्जांपल डिस्कस करेंगे तो उसमें हमें आइडिया हो जाएगा कि कैसे इसको कंफर्म करते हैं. इनवर्टिब्रेट एक्सक्रीटरी सिस्टम. अब इनवर्टिब्रेट्स की जब हम एग्जांपल लेते हैं तो उसमें मल्टीपल टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम्स हैं. कुछ तो हैं जो कि डायरेक्ट प्रोसेस के थ्रू, मेन जो सिंगल सिंपल सेल्स हैं वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू अपना जो बॉडी फ्लूइड्स हैं या वाटर है उसको रेगुलेट कर लेते हैं. लेकिन कुछ हैं जिनके अंदर प्रॉपर सिस्टम्स जो हैं वो डेवलप हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन. So marine invertebrates have same osmotic concentration as the sea water. Therefore, they are osmoconformers. No need to osmoregulate. जो मैरीन के इन्वर्टिब्रेट्स हैं, जो उनकी बॉडी की कॉन्सेंट्रेशन है वही इन्वायरमेंट की कॉन्सेंट्रेशन है जो सी वाटर है. अब दोनों उसमें सरवाइव भी करें हैं तो उनको ज्यादा जरूरत नहीं है ऑस्मोरेगुलेट करने की. बट सम most water and ions comes in the body through the integument. It may move towards the gills. अच्छा, कुछ ऐसे वहाँ ऑर्गेनिज्म है जो कि बाहर जो है वो आपको पता है कि जो सी वाटर है वो बहुत ज्यादा सॉल्टी होता है, और जो वहाँ रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो कि उसी इन्वायरमेंट के साथ एग्जिस्ट करते हैं, उनका बॉडी में भी सॉल्ट कंसंट्रेशन वही होती है, तो दिस इज इक्वल. ठीक है, वो ऑस्मो कन्फर्मर्स हैं, उनके बारे में हमें कुछ नहीं कहना. वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑस्मो रेगुलेटर्स. सो दोज ऑर्गेनिज्म विच आर प्रेजेंट इन द सी वाटर. अब सी वाटर में बहुत ज्यादा सॉल्ट है, इनकी बॉडी के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है, तो आपको पता है कि जहां सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है वाटर जो है वो उस साइड पे मूव करेगा, तो ऑटोमेटिकली जो इनका बॉडी का वाटर है वो भी मूव करेगा. ऑस्मोसिस का प्रोसेस जानते हैं ना, ऑस्मोसिस के प्रोसेस में यही है कि थ्रू अ मेम्ब्रेन द वाटर विल मूव टूवर्ड्स द मोर सॉल्ट कंसंट्रेशन. तो सी वाटर के अंदर ज्यादा सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, सो जो
मैरीन इन्वायरमेंट में जो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं उनकी बॉडी के अंदर रिलेटिवली कम सॉल्ट्स हैं, वाटर प्रेजेंट है, तो वो वाटर जो है वो कंटिन्यूअसली बाहर की तरफ मूव करेगा। अगर सारा वाटर भी निकल जाएगा तब भी उनकी बॉडी का जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है वो बाहर वाले के बराबर नहीं होगी, और साथ ही ये कि उनकी बॉडी तो फिर डिस्ट्रॉय कर जाएगी। फॉर दैट पर्पस देयर आर सर्टेन मैकेनिज्म में वो रेगुलर गिल्स के थ्रू वाटर की मूवमेंट कराते हैं, रेगुलर ड्रिंकिंग करते हैं, और साथ के ये कि फूड के साथ भी वो इनटेक करते हैं। और जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो नॉर्मली इंटेग्यूमेंट के थ्रू होता है, गिल्स या फिर यूरिन की फॉर्म में। फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स आर स्ट्रॉन्ग ऑस्मोरेगुलेटर। अब फ्रेश वाटर को अगर हमने मैरीन की बात की है, फ्रेश वाटर को जब कंपेयर करेंगे तो फ्रेश वाटर में सॉल्ट कंसंट्रेशन कम होती है, और जो इसके अंदर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं बाहर वाले पानी के मुताबिक, फर्ज करें पॉन्ड के अंदर कोई फिश है, तो पॉन्ड में जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है वो कम होगी, उसकी निस्बत जो फिश है उसकी बॉडी में सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो उस केस में क्या होता है कि वो मोस्टली बाहर से पानी अंदर की तरफ आता है, तो उसको फिर वो कंटिन्यूअसली अपनी बॉडी से रिमूव करते रहते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू। गिल्स हैं तो वहां से वो बिल्कुल ऐसे होता है जैसे कंटिन्यूअसली एक वाटर फ्लो होता रहता है उनकी बॉडी में, और वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रहता है, बाकी सारा जो है वो वहां से मूव करता रहता है। अब देयर आर सर्टेन अदर इनवर्टिब्रेट्स, उसमें स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम्स हैं। अब उनमें से एक जो है वो है हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। मोस्टली जो प्रोटिस्ट हैं, यूनिसेलुलर हैं, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्ट एज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अब मोस्टली तो इनका डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ये अपना मेंटेन कर लेते हैं। वाटर अगर है या कोई सॉल्यूट कंसंट्रेशन है तो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू, यूनिसेलुलर है, ये अपना प्रोड्यूस कर लेते हैं। इन अदर केस द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट, जिसमें फूड पार्टिकल इनकी बॉडी में एंटर होता है, साथ में एक वेसिकल्स है, एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू लाइजोसोम साथ में एंटर हुआ है, इसने डाइजेस्ट किया, जो वेस्ट मटेरियल है वो रिमूव हो गया। इट्स मीन के जो वाटर कंटेंट्स भी फूड पार्टिकल के साथ ऐड हुए या जो एक्स्ट्रा प्रेजेंट है यहाँ पे, वो वेस्ट मटेरियल के साथ इनकी बॉडी से रिमूव कर जाते हैं। बट कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नीड सम एनर्जी, तो वो उस एनर्जी की बेस पे हेल्प करता है इनकी एक्सक्रीशन के प्रोसेस को। द नेक्स्ट वन इज रिलेटिवली मोर स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम, दैट इज द प्रोटोनेफ्रिडिया। ये आपने एक नाम सुना होगा, प्रोटोनेफ्रिडिया, जो कि मोस्टली प्लेटीहेल्मिन्थीज फ्लैट वर्म्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। अब फ्लैट वर्म भी यहाँ आपके सामने मौजूद है, इसकी बॉडी के अंदर एक पूरा नेटवर्क है, ये इन एक्सक्रीटरी कैनाल्स का या एक्सक्रीटरी ट्यूब्स का ये पूरा एक नेटवर्क है। उन्हीं में से उन्होंने थोड़ा सा उसको इनलार्ज किया हुआ है, ट्यूब्यूल्स ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया को, और जो प्रोटोनेफ्रिडिया के ट्यूब्यूल्स हैं उनको उन्होंने एनलार्ज करके साइड पे किए। यहाँ पे ये जो ब्रांचेस एक्सटेंड हुई हुई हैं, ये एक फ्लेम बल्ब उन्होंने दिखाया हुआ है, जिसकी फर्दर डिटेल डायग्राम हम देखेंगे कि उसके अंदर फ्लेम बल्ब के अंदर क्या है, और पीछे हमारे पास ट्यूब्यूल सेल। अब ये ट्यूब्यूल बिल्कुल वही है जैसे ये हमारे पास फ्लेम सेल की बिल्कुल एंड पे फ्लेम बल्ब की जो कंपोजिशन है उसके एंड पे ट्यूब्यूलर सेल्स हैं। तो ये जब फ्लेम सेल को आप कंसीडर करते हैं, इसमें न्यूक्लियस कैप सेल इज प्रेजेंट, जो कैप रीजन है या साइड पे कोई थोड़ा बहुत मस्कुलर रीजन है उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जो सेल्स एक्स्ट्रा है उनके साथ न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सेंटर में जो एक फ्लेम है, बेसिकली दिस इज मेड अप ऑफ सीलिया, और फिर उसके साथ नीचे इंटेस्टाइनल फ्लो, इंटरस्टिशियल फ्लूइड फ्लो है। अब होता क्या है कि जब भी कोई इनकी बॉडी के अंदर वाटर है या कोई सॉल्यूट है वो एंटर होता है, या ये जो बाहर फ्लेम सेल्स हैं सीलरी मूवमेंट के थ्रू ये वाटर इनटेक होता है, और फिर इस ओपनिंग के थ्रू, जिसको ट्यूबुलर सेल्स कहते हैं, इनके थ्रू ये पीछे हमारे पास जो ट्यूब्यूल है इसके अंदर एंटर होता है, और ट्यूब्यूल से होता हुआ ये ट्यूब्यूल्स ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया में एंटर होता है, अंदर की बॉडी से ये मूव करके दोबारा इसी प्रोसेस से एक्सक्रीट आउट हो जाता है।
और इनकी बैक साइड पे एक ओपनिंग होती है, उसके थ्रू भी ये रिमूव हो जाता है। अब होना क्या है कि ये फ्लेम सेल्स जो इनटेक इनके अंदर हो रहा है ट्यूब्यूल्स के थ्रू, उसमें फ्लेम से सीलरी मूवमेंट से फिल्टर आउट कर देता है जो इसके अंदर एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, फिर उसको ट्यूब्यूल से भेजते हुए नेक्स्ट जो बैक साइड पे ओपनिंग होती है उसके थ्रू इसको रिमूव कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड होता है नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने के लिए। इसके साथ साथ इनमें डिफ्यूजन का प्रोसेस भी होता है जिसमें बॉडी सरफेस रोल प्ले करती है डिफरेंट उसको जो भी वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको रिमूव करने के लिए। एंड इम्पोर्टेंट, अच्छा ये में भी है, कुछ एनालिड्स में भी है, बट मोस्ट प्रेफर इन flatworms. Another important is the metanephridia. This first one was the protonephridia जो कि एक को शो कर रहा है, ये metanephridia है जो कि मल्टीपल शो कर रहा है, but this is present in mostly developed in the annelids. Annelids कौन से हमारे पास ऑर्गेनिज्म है जो कि segmented worm like structure है, segmented। सेगमेंटेड दो तरह के होते हैं, एक वो होते हैं जिनके ऊपर सिर्फ सुपरफिशियल सेगमेंट प्रेजेंट होता है, मीन देयर इज अ जस्ट लाइनिंग सीम्स टू बी सेगमेंटेड, लेकिन अगर आप इंटरनल बॉडी देखते हैं तो वो इंटरनली वो सेगमेंटेड नहीं होते, बल्कि स्मूथ सर्कुलर एक ही लेयर उनकी बॉडी की होती है। But the annelids are segmented organism in which the body is divided into different segments and each segment contain a separate metanephridia. अब मेटानेफ्रीडिया की अगर हम कंपोजिशन देखें, ये उन्होंने वॉर्म आपके सामने बनाया हुआ है, उसमें से एक सेक्शन जो है उन्होंने उसको इनलार्ज किया हुआ है। दीज आर द डिफरेंट सेगमेंट्स। अब एक सेगमेंट को अगर हम कंसीडर करते हैं तो ये बॉडी कैविटी है, साइड का जो एक्सटर्नल एरिया, दिस इज नॉन एज सीलोम। अब उसके साथ हमारे पास ये एक ओपनिंग है जहां पे ये एरो लगा हुआ है, इंटरनल ओपनिंग, और थोड़े थोड़े इसके साथ सीलिया भी मौजूद है। These are basically ciliated funnel, इसको आप ciliated funnel कह सकते हैं या नेफ्रोस्टोम भी इसको बोलते हैं, ये इंटरनल ओपनिंग जिसको शो कराया हुआ है, ciliated funnel या नेफ्रोस्टोम। इस ओपनिंग के थ्रू जो मटेरियल है या वाटर है या सॉल्यूट्स हैं वो एंटर होते हैं एंड इट विल मूव टुवर्ड्स दिस फनल। अब दिस इज द एक्सटर्नल ओपनिंग, ये बाहर की तरफ एक छोटी छोटी ओपनिंग्स है जो कि सेगमेंट्स के एंड पे बनी हुई हैं। हम बात कर रहे हैं इंटरनल ओपनिंग जो बॉडी के अंदर फ्लूइड है जिसको इनटेक किया है, वो नेफ्रोस्टोम जो कि सिलिएटेड फनल ओपनिंग है, इसके थ्रू एंटर हो गई है। अब अगर आप थोड़ा सा स्क्रीन पे फोकस करें तो ये अंदर की तरफ जो ट्यूबुलर है एंटेंगल्ड हुई हुई है आपस में, इसमें से ये गुजरता हुआ नेक्स्ट मूव करेगा जिसको ये कॉलन बोलते हैं, कलेक्टिंग ट्यूब्स या कॉलन। कलेक्टिंग ट्यूब्स बेसिकली ये सेंटर वाली जो रीजन है इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और फिर उसके साथ फर्दर इनको नेफ्रिक ट्यूब्स भी बोलते हैं। ये जो ब्लू कलर की ट्यूब्स अंदर फोल्ड हुई हैं, दीज आर आल्सो कॉल्ड द नेफ्रिक ट्यूब्स। There is a capillary network which is present on these nephric tubules. ये कैपिलरी नेटवर्क प्रेजेंट है, यहाँ से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल विल बी टेक प्लेस, कि इन्होंने यहाँ से मटेरियल लिया और यहाँ से इनसे जो यूजफुल एलिमेंट्स हैं दीज विल बी रीअब्सॉर्ब इन द बॉडी एंड आफ्टर दैट इट विल मूव टुवर्ड्स द ब्लैडर। ये जो स्वॉलन पोर्शन है दिस इज नोन एज द ब्लैडर, और ब्लैडर में से होता हुआ जो वेस्ट मटेरियल है it will remove from this external opening. समझ आ गया फर्स्ट पोर्शन। अच्छा, अब इसमें आप ये भी देखिए कि इसकी ओपनिंग जो है वो एक सेगमेंट में से शुरू होती है, लेकिन इसकी जो कंप्लीशन है वो नेक्स्ट सेगमेंट में से पोर्स की फॉर्म में, नेफ्रीडियो पोर की फॉर्म में, जिसको एक्सटर्नल ओपनिंग कहा है, ये नेफ्रीडियो पोर है, इसके थ्रू यहाँ से रिलीज होता है। तो इसी तरह का सारा सिलसिला जो है वो सारे सेगमेंट्स के अंदर मौजूद है। Okay, then the next one, antennal or green gland. This is mostly present in the crayfish.
एक्वेटिक जो हमारे पास आर्थ्रोपोड्स हैं उनके अंदर ग्रे फिश है, जिसका ये जो फेशियल रीजन है उसके करीब करीब इनका एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं. These are very important with reference to discharge of nitrogen waste and this is their stationary function. इसके अलावा गिल्स भी प्रेजेंट होते हैं क्रस्टेशियंस के अंदर जो कि रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन में हेल्प करते हैं. एंटीनल ग्लैंड की जहां तक हमने डिस्कशन की है, बेसिकली दीज आर प्रे इन द present in the crabs or crayfish or greenish in color. That's why these are called the also called the green glands. Basically in them the filtration of hemocoel will be take place. जो हीमोलिम्फ है जो कि बॉडी फ्लूइड है जो कि यहाँ मूव कर रहा है, उसकी फिल्ट्रेशन जो है वो इस रीजन के अंदर होती है. So the freshwater crustacean has longer nephridial canal. This mostly allow more surface area for the proper transport. अब ये जो हमारे पास सेक्शन है प्रॉपरली आप इसको देख लें. From this region, this is the excretory pore. This is the bladder. Bladder आपको पता है कि वो हिस्सा है जिसमें स्टोरेज प्रोसेस टेक प्लेस होता है. This is the end sac. This region is called the labyrinth. ये वो प्लेस है जहां मैक्सिमम फिल्ट्रेशन का प्रोसेस टेक प्लेस होता है. This is nephridial canal. अब जो भी वेस्ट मटेरियल है जो इसकी बॉडी में एंटर होता है वो इस एंड सैक से लेबिरिंथ से होता हुआ नेफ्रिडियल कैनाल से, और ये जितना भी इनके अंदर ये सेगमेंटेड पोर्शन है, इस सेगमेंटेड पोर्शन के अंदर से फिल्ट्रेशन जो है उसका प्रोसेस होता है एंड फाइनली इट विल मूव टुवर्ड्स द ब्लैडर. और फिर जो एक्सक्रीटरी पोर है वहां से ये जो भी वेस्ट मटेरियल है नाइट्रोजनस वेस्ट है वो यहाँ से रिमूव हो जाता है. दिस इज मोस्टली प्रेजेंट इन द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स जैसे क्रेफिश क्रैब्स की एग्जांपल मैंने आपको दी है. अब इनके साथ साथ अगर हम बात करते हैं एरेक्निडा की जो कि ये भी क्लास है, ये सब इंसेक्टा की क्लासें हैं. इंसेक्ट्स का मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि काफी सारी एग्जांपल्स होती हैं क्योंकि इसमें ये बहुत मल्टीपल हैबिटेट में ये प्रेजेंट होते हैं. इस वजह से इनको ये इनका सर्वाइवल भी पॉसिबल है, इनमें एडॉप्टेशंस भी बहुत ज्यादा हैं और इनके चांसेस ऑफ सर्वाइवल भी बहुत ज्यादा हैं. सो आल्सो देयर इज द प्रेजेंस ऑफ कॉक्सल ग्लैंड्स इन द एरेक्निडा. अब कॉक्सल ग्लैंड ये मोस्टली जो मिड रीजन मिड गट है उससे पहले प्रेजेंट होते हैं, जो फोर गट है उस रीजन के अंदर. These are the coxal glands. इसी को enlarge करके नीचे दिखाया हुआ है. This is the midgut, central region और फिर end पे hindgut जो कि last region है. अब इसको अगर हम consider करते हैं coxal gland को तो इसकी डायग्राम में आप देखें, this is the special coxal gland muscles. These are coxal gland muscles and the next one is the filtration membrane. ये जो बिल्कुल cilia like structure present है इन मसल्स की बाउंड्रीज पे, दिस इज कॉल्ड द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन. और उसके पीछे की तरफ अगर हम चलते हैं तो दिस इज द वेंट्रल डायलेशन. वेंट्रल साइड पे ये डायलेटेड पोर्शन है एंड दिस इज द डॉर्सल डायलेशन. ये एक डक्ट है एंड दिस इज द एक्सेसरी ग्लैंड जो कि हेल्प करता है प्रोसेस ऑफ सिक्रीशन में या प्रॉपरली एब्जॉर्प्शन में उसको हेल्प करता है. अब ये कि कोई भी हमारे पास जो प्रोसेस है उसमें जब भी फ्लूइड है या इनका हीमोलिम्फ है वो इस रीजन में पहुंचता है तो ये कॉक्सल ग्लैंड मसल्स के करीब पहुंच के फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन उसको फिल्टर आउट करती है. जो पॉजिटिव मटेरियल है वो यहीं से एक्सक्लूड आउट हो जाता है और जो वेस्ट मटेरियल है दैट विल मूव टुवर्ड्स दिस रीजन. जो वेंट्रल डायलेशन है डॉर्सल और एसेस्टी ग्लैंड उसको फर्दर हेल्प करता है प्रॉपर एब्जॉर्प्शन में और जो वेस्ट मटेरियल है वो डक्ट के थ्रू रिलीज हो जाता है बॉडी से बाहर. अब इन्हीं इंसेक्ट्स की हम बात करते हैं तो इसमें एक मीडियन ट्यूब्यूल्स भी है. ये जिस तरह का आपने ग्रास ऊपर का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे
तो उसके अंदर ये उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, और डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ ही लिंक कर रही है सेंटर में मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स, दीज आर डार्क ब्राउनिश इन कलर। ये जो येलोविश है वो गैस्ट्रिक सिका है, ये जो ब्राउनिश है दीज आर द मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन द मिड गट रीजन, और फिर पीछे इनके रेक्टम प्रेजेंट है, और विच इज प्रेजेंट इन द हाइंड गट। अब इसको थोड़ा सा इनलार्ज करें तो दिस इज द रीजन इन विच द मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट। बेसिकली दीज ट्यूब्यूल्स एक्ट एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन द इंसेक्ट्स। लेकिन इसमें होता क्या है कि in Malpighian tubules, basically there is a transfer of or the diffusion of the salt, water, and different ions which are present in the hemolymph. These will be exchanged through these Malpighian tubules, और जो irrelevant material है, जो waste material है, वो feces के through और urination के through will remove out from the rectum, while the useful material will be reabsorbed in the body from the same region. In such a way, this will be complete mostly in the arthropods. Next, we will move towards the vertebrate excretory system. तो next lecture में इंशाल्लाह हम उनको डिस्कस करेंगे। आज जो हमने पढ़ा है वो हमने इनवर्टिब्रेट्स के अंदर पढ़ा है, जिसमें प्रोटिस्ट के बारे में पढ़ा है, फिर उसके बाद हमने प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में पढ़ा है, उसके बाद हमने एनालिड्स के बारे में पढ़ा है, फिर हमने क्रस्टेशियंस के बारे में पढ़ा है, एरेक्निडा के बारे में पढ़ा है, फिर हमने इंसेक्ट के बारे में पढ़ा है। तो ये सब इनके अंदर जो मॉडिफिकेशंस हैं या प्रेजेंस ऑफ सम स्पेसिफिक ऑर्गन एज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ये हमने डिस्कस किया। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। मैम वो जो ग्रीन ग्लैंड्स है उनका एक दफा रिपीट कर दे, मेथड ऑफ एक्सक्रीशन, जनरल ग्लैंड्स जो थे। ओके, ये ग्रीन ग्लैंड वो विच आर मोस्टली प्रेजेंट इन क्रेफिश और क्रैब्स वगैरह के अंदर। बेटा ये इसके अंदर ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है बेसिकली इनके जो लेबिरिंथ रीजन है उसके अंदर, और जो नेफ्रीडियल कैनाल है उसके अंदर। आप इसको ये समझ लें कि ये दरमियान में उनके कुछ उसको क्या कहते हैं ग्रैनुलर रीजन है, जिसके अंदर से फिल्टर आउट होके तो जो एब्जॉर्बेबल मटेरियल है वो निकलता जाएगा, और जो बाकी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो वहां से रिलीज होके तो एक्सक्रीटरी मटेरियल की तरफ चला जाएगा। एक किस्म का ये आप इसको कहें कि ये इसके अंदर फिल्ट्रेशन प्रोसेस है जो कि इस रीजन में टेक प्लेस होगा, नेफ्रीडियल कैनाल के अंदर भी और लेबिरिंथ जो एक एक्सटेंडेड पोर्शन है इसके अंदर भी ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा। आफ्टर दैट द वेस्ट मटेरियल विल मूव टुवर्ड्स द ब्लैडर एंड इट विल मूव थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। इनके अंदर भी जो बॉडी फ्लूइड है वो यहाँ एब्जॉर्ब होता है, रीएब्जॉर्ब होता है, और फिर यहाँ से उसकी प्रॉपर एब्जॉर्प्शन और फिल्ट्रेशन के बाद वो एक्सक्रीटरी फॉर्म में ब्लैडर और एक्सक्रीटरी पोर से रिमूव हो जाता है। तो ये ग्लैंडुलर सेक्शन है जो कि बेसिकली इनके फिल्टर आउट में इनको हेल्प करता है, जो इनका रेलिवेंट मटेरियल है और जो इरेलीवेंट मटेरियल है उसको वहां से रिमूव करने में।